नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ आपके सामने हर रोज़ करंट जीके की कक्षा को लेकर उपस्थित होता हूं मित्रों। और मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं, पिछले 2 दिन ये कक्षा हो नहीं पाई किसी तकनीकी की वजह से और विद्युत की कमी की वजह से। तो मित्रों थोड़ा सा ये भी ध्यान दें, पिछले 2 दिन की जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हुए थे, जितनी भी घटनाएं हुई थी, मैं उनको अगली इन 2 दिनों की कक्षा में समाहित कर दूंगा। तो आप चिंता बिल्कुल भी न करें, आप निरंतर देखते रहे। साथियों, आपसे ज़्यादा चिंता है वो मुझे होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अपना पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपका बड़ा ही आसान होगा। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। और एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर हम 25 मई की ही बात कर रहे हैं तो 25 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड थायराइड डे। वर्ल्ड थायराइड डे, ध्यान देना भी 25 मई को। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब। ये तो बात हमने कर ली कब मनाया जाता है, लेकिन इसके मनाने के पीछे औचित्य क्या है। तो साथियों, आपको पता होगा इन गुमशुदा बालकों की स्मृति में बाल दिवस है, ध्यान देना। तो बालकों की स्मृति में जो बच्चे छोटी उम्र में अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, तो उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए दिवस मनाया जाता है। और आपको ध्यान होगा कि कब से शुरू हुआ। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उन राष्ट्रपति का नाम था डोनाल्ड ट्रिगर। उन्हीं ने ही 1983 में ये शुरू किया था। कब? 1983 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित बता दिए। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय 2 नाम आ रहे हैं बार बार, एक नाम तो आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल डे, और दूसरा आ रहा है कि एक वर्ल्ड डे यानी विश्व दिवस। तो एक चीज़ ध्यान रख लेना, अगर इंटरनेशनल डे से संबंधित कोई चीज़ आ जाए, इसका मतलब होता है एक से अधिक देश, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक। ये बात आप समझ गए, मतलब एक से अधिक देश है वो इंटरनेशनल, चाहे भले ही 5 देश हो, ठीक है, 2 देश हो, लेकिन एक से अधिक होनी चाहिए, वो इंटरनेशनल दिवस हो गया। और अगर वह यही चीज़ पूरे विश्व में सभी देशों में, किसमें, सभी देशों में अगर ये मनाई जाती हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड डे, विश्व दिवस, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छी सी बात जान लेना। अब आगे बढ़ते हैं अपन 2 नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों की विलुप्त होने को बचाने के लिए, ध्यान देना भाई, हाल ही में किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों की विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है। मतलब प्रश्न बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें देखने वाली बात एक ही है कि 1100 दुर्लभ पौधों की विलुप्त होती प्रजाति है, इसको बचाने के लिए संरक्षण किया था और उसकी रिपोर्ट जारी की है, किस राज्य ने की है। तो साथियों, ये उत्तर आएगा अपना 1 नंबर, उत्तराखंड राज्य ने की है। अब बात उत्तराखंड की आती है तो खूब सारी बातें आप लोग जानते होंगे, मैं हर रोज़ आपको बताता हूँ याद करवाने के लिए। एक तो इसकी राजधानी देहरादून, इसके सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, यहाँ की गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। और अगर एक चीज़ हमने यहाँ 2 करंट की बात भी हम कर लेते हैं, होप पोर्टल किसने लॉन्च किया था भाई, इसी ने, यानी उत्तराखंड की सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया था। और एक बात आपको वो भी याद होनी चाहिए, कौन सी भाई, दृष्टि पोर्टल भी किसने लॉन्च किया था, ये भी उत्तराखंड की सरकार ने ही लॉन्च किया है। और एक मैं और बता देता हूँ अच्छी सी बात, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ध्यान देना भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो भी किस राज्य में स्थित है, वो आपका उत्तराखंड राज्य में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और एक चीज़ आपको याद भी होगी, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। और इसका प्राचीन नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राचीन नाम है हेली नेशनल पार्क। प्राचीन नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क इसका प्राचीन नाम है। एक तथ्य और जान लेना चाहिए साथियों आपको, जो कि बहुत अच्छा सा है। अगर आपके पास ऐसा कोई तथ्य मिल जाए कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो साथियों ये भी आपका उत्तर वही होगा, फूलों की घाटी भी आपकी कहाँ पर है, वो भी आपके उत्तराखंड में है। अब एक तथ्य मैं और बता देता हूँ, फूलों की घाटी आई है तो आपको याद करना है साथियों, शांत घाटी कहाँ स्थित है मित्रों, शांत घाटी कहाँ स्थित है, केरल में। कहाँ पर है,
केरल में है। तो ये तथ्य हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर आपका है कौन सा, 3 नंबर की, हाल ही में गिग्गी सिमोनी का निधन हो गया है, वह कौन थे, मतलब बताना है ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो मित्रों 2 नंबर विकल्प हमारा सही है, फुटबॉलर थे और ये है ना कोच भी थे, है ना, एक चीज़ इंटर मिलान के कोच भी थे ये। तो इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, तो ये किससे जुड़े हुए थे, फुटबॉल से जुड़े हुए थे। तो एक अच्छा सा प्रश्न आपको याद रखना है, इस प्रकार प्रश्न आ जाता है। अब बात करते हैं अपन लोग प्रश्न नंबर 4 की, हाल ही में किसने ब्रीथ बिल नवरक्षक पीपी किट विकसित की है। हाल ही में किसने ब्रीथ बिल नवरक्षक पीपी किट विकसित की है। अब मैंने आप लोगों को है ना एक दिन पहले भी बता दिया था कि पीपी किट क्या होता है, इससे संबंधित मैंने आपको तथ्य बता रखा है ना, कि पीपी किट अपने शरीर की सुरक्षा के लिए एक परिधान होता है ना, पर्सनल है ना, अपनी प्रोटेक्टिव कहने का मतलब अपने शरीर की सुरक्षा के लिए एक क्या होता है, परिधान होता है। जैसे आपने देखा होगा स्वास्थ्य कर्मी है ना, डॉक्टर इत्यादि जो सारे लोग हैं जितने भी उससे जुड़े हुए सफाई कर्मी इत्यादि, वो क्या है, सफ़ेद कलर का एक पूरा का पूरा ढका हुआ कपड़ा है ना, वो सारा का सारा पहनते हैं, हर जगह से शरीर ढका होता है। तो वो उसमें क्या था है ना, काफ़ी पीपी किट पहले भी बन चुके थे, उसमें दिक्कत भी आती है डॉक्टरों वगैरह के पहनने में ना। तो ये जो भारतीय नौसेना है, ध्यान देना भी, भारतीय नौसेना कहने का मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय कौन सी सेना भाई, अंग्रेजी में अपन इसे कह देते हैं नेवी। तो नेवी के द्वारा ये विकसित किया गया पीपी किट है ना, ये कुछ उच्च क्वालिटी का है ताकि डॉक्टरों को है ना जो भी इसको पहनेगा उसको थोड़ी मदद मिल सकेगी। ठीक है, पहनने में थोड़ी सहूलियत होगी। तो ये ध्यान रख ले, ध्यान आपको पता चल गया कि पीपी किट किसने, ये जो नवरक्षक पीपी किट है किसने बनाया है, तो आपको पता चल गया नौसेना ने, नवरक्षक नौसेना। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों नौसेना का। जब ऐसे अगर कोई दिमाग में आए तो एक चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन सा, ऑपरेशन समुंदर सेतु। ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन समुंदर सेतु है ना। ऑपरेशन समुंदर सेतु किसके द्वारा लॉन्च किया गया भाई, आप समझ गए होंगे। ऑपरेशन समुंदर सेतु भी भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था, मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में और भी आना चाहिए, और वो कौन सा, कि जब अपन इस ऑपरेशन की बात करते हो भारतीय है ना वायुसेना ने एक और ऑपरेशन शुरू किया था, वंदे भारत। कौन सा, वंदे भारत, वंदे भारत। ठीक है, तो ये भी जबरदस्त था, अपना प्रश्न था वंदे भारत। ठीक है मित्रों, अब अपन बात करेंगे इससे आगे बढ़ते हुए कुछ और रिलेटेड है ना अपने और प्रश्नों के बारे में। तो अब देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भारतीय वायुसेना की बात आती है तो एक चीज़ आपके दिमाग में आनी ही चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई। तो ये जो स्थापना है ये 1612 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको इससे संबंधित जितने भी थे। और एक ये ध्यान रखना, वर्तमान में भारतीय जो नौसेना है, हम नौसेना की बात कर रहे हैं, स्थापना नौसेना की 1612 में है। और एक चीज़ आपको ये भी साथ में याद करनी है कि इसके वर्तमान में अपने नौसेना के जो चीफ है वो कौन है, तो आपको याद होगा एडमिरल करमवीर सिंह। हम काफ़ी हर रोज़ बात कर लिया करते हैं इन चीज़ों की। तो शुरू करते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की, कि हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। तो अब इस देश का नाम हमें पता होना चाहिए। हाल ही में किस देश ने अपना बजट 179 अरब डॉलर कर दिया है। मित्रों जो ये चाइना ऐसा देश है ना, आपको याद रखना है, यानी यहाँ विकल्प नंबर 3 आपका सही है ना। चाइना ने क्या किया कि लगभग इस चाइना का पहले जो 177 अरब डॉलर इसका जो रक्षा बजट था, अब उसको बढ़ा दिया 179 कर दिया है ना। तो कहने का मतलब थोड़ा उसमें क्या किया गया है, बढ़ोतरी की गई है, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। ठीक है, अपना रक्षा बजट बढ़ाने के लिए। अब बात आती है चाइना की। तो मित्रों चाइना के बारे में खूब सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताया है। सिंगमुन है ना, सिंगयुन 2.1 और 2.2, ये क्या है भाई, सिंगयुन 2.1 और 2.2 क्या है, यह है उपग्रह है ना। ये उपग्रह लॉन्च किए थे हाल ही में चीन ने। और एक मैंने आपको ये भी बता रखा है, प्रथम मंगल है ना, इनका प्रथम मंगल मिशन था जिसका नाम क्या था, तियानवेन फर्स्ट, तियानवेन फर्स्ट। ये तो बात आपके याद हो ही चुकी है पूरी तरह से। और एक इसकी नई डिजिटल करेंसी थी, वो भी आपको याद होनी चाहिए ना, DCEP, ये नई क्या है, इनकी करेंसी है।
और आपको याद होगा चीन की राजधानी कौन सी है, बीजिंग है। करेंसी कौन सी है, युआन। और जब अपन बात करेंगे मित्रों युआन, ये तो इसका प्रचलन में नाम है, और अगर अपन इसके मेन नाम की बात करें तो रेनमिनबी कहा जाता है इसको, है ना। और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के द्वारा ये जारी की जाती है। ठीक है साथियों, अब शुरू करते हैं अपन लोग अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 6 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन, ध्यान देना 2 बार ये रिपीट हो गया है प्रश्न, प्रवासन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की है। हमें याद करना है कौन सा आयोग भाई, प्रवासन आयोग। ठीक है, अब प्रवासन आयोग की हम बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना की घोषणा है किसके द्वारा की गई है साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार का नाम आ जाए ना तो आपके दिमाग में फटाफट कई प्रश्न निकल जाने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये कि प्रवासन आयोग है ना, ये किसके लिए है, प्रवासी मजदूरों के लिए। बहुत सारे मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में थे, वो वापस आ गए और दूसरे राज्यों के हैं, तो उनका सहयोग करने के लिए ये क्या किया गया, आयोग की स्थापना की गई। हर प्रकार की गतिविधियों के लिए इस आयोग की परमिशन होना जरूरी है। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो खूब सारी चीज़ें आपको याद आ गई होगी कि जैसे जियोटेक कम्युनिटी शुरू की थी, वर्चुअल अदालतों का गठन किया गया था, प्रवासी राहत, है ना, प्रवासी राहत मित्र ऐप भी इन्होंने शुरू किया था, एक आरोग्य सेतु, है ना, ऐप अनिवार्य कर रखा था हॉटस्पॉट जो इलाके हैं वहाँ पर, है ना। और एक चीज़ आपको और भी याद होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है, लखनऊ है। राजधानी कौन सी है, लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है, योगी है। ठीक है, और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, है ना। आपको खूब सारी चीज़ें याद आ जानी चाहिए फटाफट। बारहसिंगा यहाँ का क्या है, पशु है, पक्षी सारसिया क्रौंच है ना। और वृक्ष अशोक है, पुष्प डाक का है, ठीक है, पलाश, है ना। खूब सारी बात हमने कर रखी है। तो मित्रों ये था आपका छठा प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो इसका उत्तर हमारा राजस्थान होगा साथियों, है ना। राजस्थान ने ऐसा काम किया है कि सरकार यानी राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। मतलब किसी भी जो सैनिक का पैसा किराया वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक अच्छी बात है, सैनिकों के सम्मान में इस प्रकार के कदम उठाने ही चाहिए मित्रों। ठीक है, क्योंकि उन्हीं सैनिकों के बदौलत आज हम घरों में अपने आराम से बैठे हैं। तो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये राजस्थान सरकार से संबंधित है। तो राजस्थान सरकार के बारे में आप लोग क्या जानते हो बताइएगा मुझे। अरे भाई, राजस्थान सरकार के द्वारा, है ना, पहले ये आपको याद होगा राजकौन सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया था। कौन सा, राजकौन सिटीजन ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, राजस्थान सरकार के द्वारा। और एक बहुत अच्छा ऐप था जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, स्माइल ऐप। कौन सा ऐप है, स्माइल ऐप है। ये भी किसके द्वारा शुरू किया गया, राजस्थान, स्माइल, है ना, ई लर्निंग ऐप, है ना, ये पढ़ने के लिए किया गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और आयु एवं सेहत साथी ऐप भी राजस्थान सरकार ने ही क्या किया गया है भाई, लॉन्च किया है, कार्यक्रम है ये बहुत अच्छा सा। और एक बात करते हैं अपन राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर सब लोग जानते हो, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, है ना। और यहाँ के अगर अपन बात करें राज्यपाल की तो कलराज मिश्र। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ मित्रों, राज्यपाल तो आपको याद होना ही चाहिए, है ना भाई, राज्यपाल तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। ठीक है, तो इंद्रजीत महांती, ठीक है, ये आप अच्छा सा प्रश्न है, ये ध्यान रखना भाई, इंद्रजीत महांती या महांती, तो ये है आपके कौन, अभी हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, हाँ। और उच्च न्यायालय कहाँ पर है सब लोग जानते हो, जोधपुर, उसकी खंडपीठ कहाँ पर है, जयपुर में। तो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। अब बात करते हैं अपन लोग यहाँ के नेशनल पार्क की, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, है ना। और एक मरु, आप लोग जानते होंगे मरुस्थल, ये जो मरु नेशनल पार्क है अपना राष्ट्रीय पार्क है, वो भी आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अपन किससे, यानी राजस्थान से अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में कोरोना वायरस आपातकाल लागू कर दिया है। तो मित्रों कोरोना वायरस आपातकाल लागू करने वाला देश बन गया है कौन, जापान। कौन बन गया है, जापान। यानी जापान ने क्या कर दिया है, यानी अपने पूरे देश में कोरोना वायरस आपातकाल लागू कर दिया गया है। तो बहुत ही एक मतलब कहने का मतलब एक विस्मयकारी घटना ये है। और इन दिनों, है ना, पूरे विश्व में कोरोना तबाही मचा रखी है, तो उसमें जापान भी एक है।
अब मैं देखो कुछ तथ्य आपको बताता हूँ मित्रों। जापान के बारे में क्या जानते हो आप लोग? इसकी राजधानी टोक्यो है, हम ये भी पढ़ चुके हैं। दूसरी बात देखो मित्रों, यहाँ की जो करेंसी वो कौन सी है? येन है। और यहाँ के जो पीएम कौन है? शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। पीएम कौन है? शिंजो अबे। तो ये तथ्य जानकारी आप जानते हो। चलो मैं आज आपको कुछ नई बात बता देता हूँ इससे संबंधित। मित्रों आपको याद होगा ये जो जापान है 5 द्वीपों पर बसा शहर है ना जापान। कौन सा? जापान। तो 5 द्वीप कौन कौन से हैं वो भी आपको याद करने चाहिए। अकाइडो है ना, एक जो इसका द्वीप का नाम है अकाइडो, एक का नाम है ना ह्यूनसो। ध्यान देना भाई, ह्यूनसो, ह्यूनसो बोलते हैं उसे, ह्यूनसो। एक का नाम है ना तयूसो, ह्यूनसो और वयूसो, शिकोको, ओकानावा। ठीक है, देखो दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक का नाम था अकाइडो, दूसरे का नाम है ह्यूनसो और अगले का नाम है वहीशो, और एक है शिकागो और एक है ओकानावा। ये वहाँ के क्या है 5 द्वीप है मित्रों। इन 500 द्वीपों में क्या है, ये यहाँ ये जो जापान है वो बसा हुआ है। अब आपके ये जो ह्यूनसो द्वीप है ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक वहीशो, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक पर तो हिरोशिमा स्थित है ना। कौन सा? हिरोशिमा। ठीक है, और एक पर कौन? नागासाकी स्थित है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही क्षेत्र है ना। आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी पर भी यूएसए के द्वारा क्या गिराए गए थे? परमाणु बम गिराए गए थे ना। यूएसए का मतलब अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। किस पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर। एक चीज़ ध्यान रख लेना मित्रों, मैं एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, अनछुई बात बताता हूँ कि ये जो हिरोशिमा है इसके ऊपर जो बम गिराया गया था है ना, दोनों ही जगह 1945 में है ना, द्वितीय विश्व युद्ध जब हमारा समाप्त हो रहा था उस समय इसके इस घटना के बाद ही समाप्त होता है। ये जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त को। कब गिराया गया था? 6 अगस्त को। और 6 अगस्त को क्या था है ना, जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। जो किस पर गिराया गया था? हिरोशिमा पर। और उसके बाद अगला जो बम गिराया गया था वो 9 अगस्त को था, और 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था वो किस पर गिराया गया था? नागासाकी पर। इस बम का नाम था फेंटमैन। ठीक है, परमाणु बम थे मित्रों, भारी तबाही कर दी थी। आज भी वहाँ पर लोग क्या अपंग विकलांग है ना पैदा होते हैं उस एक रासायनिक के प्रभाव से। ठीक है मित्रों, तो ये बातें हमने काफ़ी खूब सारी अलग हटकर बात हमने की है। तो आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी बढ़ाना ही मेरा कार्य है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं कि हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। अगर जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये बना दिया गया है ब्रजराज शर्मा को। साथियों अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो तो आप अपने आप इस प्रश्न के उत्तर को हल कर सकते थे, क्योंकि मित्रों पहले विकल्प में देखो गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के क्या है ना, ये जम्मू कश्मीर के हो गए अब उपराज्यपाल। पहले राज्यपाल हुआ करते थे, क्योंकि आपको पता है स्वतंत्र जब राज्य होता है तो उसका राज्यपाल होता है, और जब कोई ना केंद्र शासित प्रदेश होता है उसका उपराज्यपाल। तो अब गिरीश चंद्र मुर्मू अब बन गए क्या? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। रामकृष्ण माथुर है ये आपके लद्दाख के क्या हो जाएंगे? उपराज्यपाल। और सत्यपाल मलिक है साथियों, ये पहले जम्मू कश्मीर के क्या थे? राज्यपाल थे। जब जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य था, तब ये क्या थे? राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। और वर्तमान में ये गोवा के राज्यपाल है। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी सी बात है ये सत्यपाल मलिक के बारे में मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमने और अच्छी तरह से कर ली है। ठीक है, ब्रजराज शर्मा की बात हमने कर ली है, इन्हें ही बनाया गया है। अब मित्रों जम्मू कश्मीर में आप सब लोग जानते हो आर्टिकल है ना 370 यानी 370 हटा दिया गया है, और 35A भी है ना उसके साथ ही शब्द हट गया है। ठीक है, तो इससे बहुत कुछ जो है ना भारत का एक अभिन्न अंग बन गया है। भारत की बहुत सारी जो योजनाएं थी वो अब धीरे धीरे किसके साथ जुड़ रही है? जम्मू कश्मीर से जुड़ रही है। ठीक है, और अब साथियों बात करते हैं यहाँ पर लोग एक और जम्मू कश्मीर की ताज़ा जानकारी में है ना, आप लोगों को पिछले दिनों मैंने बताई थी कि चेन्नानी नासरी सुरंग बनाई गई है 9 किलोमीटर। सुरंग का नाम क्या था? चेन्नानी नासरी सुरंग। पहले भी थी ना, इसका पहले जो प्राचीन नाम था ना थोड़ा पुराना, वो इसका जो नाम था चेन्नानी नासरी सुरंग, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया। वो बहुत महत्वपूर्ण है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, और ये तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर में है ना जोड़ने का काम कर रही है। और एक चीज़ ध्यान रखना, 31 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। कितने किलोमीटर? 31 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी। अब बात करते हैं साथियों कुछ और तथ्य की, और तथ्य हम करेंगे अगले प्रश्न के कि हाल ही में किसने क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है? मित्रों मैं ये प्रश्न आपको बार बार बताता हूँ और बार बार कहता हूँ कि
मतलब अगर विश्व की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो सबसे बड़ी जो क्रिकेट को नियंत्रण करने वाली संस्था है जिसका नाम है आईसीसी। क्या नाम है? आईसीसी। तो अब आईसीसी ने वापस अनुमति दे दी है कि अब क्रिकेट के खेल को वापस क्या करें, शुरू किया जाए। कोविड-19 के वजह से सब गेम क्या हो गए थे, रद्द हो गए थे, अब वापस शुरू करें। तो इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा ही होगा शायद क्रिकेट में, है ना, पूरी खिलाड़ी खेलेंगे, पूरी सावधानी से खेलेंगे, और टेक्निक जो टीम होगी, अंपायर वगैरह होंगे, वो कोच वगैरह वो तो होंगे ही होंगे, है ना, टीम के साथी वगैरह होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दर्शक मैदान में होंगे। ठीक है, तो दर्शक तो शायद इसी तकनीकी के सारे ही देखेंगे। ठीक है, तो क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। ठीक है, बीसीसीआई तो सब लोग जानते हो हमारा बोर्ड है ना, बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है इन सब बोर्डों में से। और पीसीबी तो आप ये भी सब लोग जानते होंगे, ये तो पाकिस्तान का है। ठीक है, कंट्रोल, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आप लोगों को इस प्रश्न के बारे में बताए हैं। आईसीसी के बारे में हाल ही में एक बात आपने पीछे भी सुनी होगी, आईसीसी ने बॉल पर थूक लगाने पर भी क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया था ना, क्योंकि उससे ग्रिप करते थे, है ना, कौन, बॉलर, लेकिन उस थूक से कोरोना होने की संभावना रहती है, इस वजह से वो क्या है, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगाया और फिर किसने लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने लगाया था, उसके बाद आईसीसी ने लगा दिया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब बात आती है आईसीसी की। तो आईसीसी संबंधित मित्रों, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई आईसीसी की? 1909 में। अगर आपसे कोई पूछ ले हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है साथियों, दुबई में। कहाँ पर है? दुबई में है। और एक चीज़ आप लोग और भी जान लेना, इसके वर्तमान में ना प्रेसिडेंट कौन है, शशांक मनोहर है। कौन है? शशांक मनोहर। अगर आपसे ये बात पूछ लें कि इसके सीईओ कौन है, तो सीईओ हो जाएंगे मनु साहनी। कौन हो जाएंगे? मनु साहनी। ठीक है, और हाल ही में आईसीसी ने 2 देशों को और जोड़ लिया अपने साथ, है ना, वापस जोड़ा है, पहले भी जुड़े हुए थे लेकिन वापस जोड़ दिया। एक तो है कौन, नेपाल, और एक है जिम्बाब्वे। ठीक है, नेपाल और जिम्बाब्वे को अब और जोड़ा है। ठीक है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ध्यान रखना भी, एक अच्छी चीज़ और बता देता हूँ, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला है ना ये। ठीक है, कहाँ होने वाला है? भारत में, पुरुषों का। और महिलाओं का 2021 में होगा, कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। ठीक है, अब आज का आपके लिए सवाल, इसका उत्तर आप दोगे कि हाल ही में तयांग इंगवेन किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है, ये मैंने आपको ज़रूर बताया हुआ है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना, इनमें से कौन सी बनी हुई है, और उस देश के बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो वो भी लिख देना साथियों। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, पिछली कक्षाएं अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हो। अब आपके लिए प्रेरक कथन क्या है कि मेहनत, हिम्मत और लगन हर सपने को क्या कर देती हैं, साकार कर देती हैं, है ना। ध्यान देना भाई, मेहनत, हिम्मत और लगन, मेहनत, हिम्मत और लगन हर सपने को साकार कर देती है ना। तो अगर आप लोगों में ये तीनों चीज़ें हैं, आप इन तीनों चीज़ों को काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आप निश्चित सफल हो गए, है ना। इसी शुभकामना के साथ मैं मेरी आज की कक्षा को यही संपन्न करूँगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आज का दिन आपका शुभ हो। और इसी के साथ मैं कक्षा को संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।